राज्यसभा चुनाव खत्म होते ही देश में राष्ट्रपति चुनावों ने हलचल मचा दी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही अब चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। सत्ता पक्ष चाहता है कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर भी उसका राज हो, तो वहीं विपक्ष इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। दोनों ही तरफ से कुर्सी हथियाने की जोर आजमाइश चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि इसमें सफलता किसे मिलेगी। बीजेपी को मात देने के लिए विपक्ष किस रणनीति के तहत काम कर रहा है और क्या विपक्ष की रणनीति एनडीए पर भारी पड़ रही है? इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। इससे पहले देश का अगला और 15वां राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, जो 25 जुलाई को देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। अब जब से चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है, सभी दलों में हलचल बढ़ गई है। जहां विपक्ष एकजुट होकर एनडीए का मुकाबला करने की तैयारी में जुट गया है, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से बात करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी का ये फैसला उसके डर को साफ जाहिर कर रहा है, क्योंकि इस बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव बेहद कड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से 2% वोट ज्यादा है। ऐसे में विपक्ष एकजुट रहा तो जीत उसके उम्मीदवार की होगी, और अगर एनडीए ने विपक्षी खेमे में सेंध लगा दी तो फिर चुनाव एनडीए का उम्मीदवार जीत जाएगा। फिलहाल ना तो एनडीए ने और ना ही विपक्ष ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, लेकिन साफ दिख रहा है कि विपक्ष भारी पड़ रहा है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी बैकफुट पर है और उसे अपने उम्मीदवार की हार का डर लग रहा है। इसका एक कारण ज्यादातर राज्यों में विपक्ष की मजबूत स्थिति को भी माना जा रहा है, और बीजेपी लाख कोशिशों के बाद भी विपक्ष की एकता में सेंधुमारी की कोशिश में फेल हो चुकी है। बता दें कि चुनावों में एनडीए के पास 49% से कम वोट है, तो विपक्ष के पास वोटों का आंकड़ा 51% से भी ज्यादा है। अब आंकड़ों के इसी अंतर पर विपक्ष खेल करना चाहता है। यही कारण है कि चुनावों के ऐलान के बाद से ही विपक्ष सक्रिय हो गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम सौंप दिया, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। खड़गे ने सिर्फ पवार ही नहीं, भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी संपर्क किया है, और इस बातचीत में भी सकारात्मक संकेत ही मिले हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कुछ विपक्षी दलों का मानना है कि उन्हें सत्ता पक्ष को वॉकओवर नहीं देना चाहिए, बल्कि चुनौती पेश करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को न्योता भेजकर दिल्ली में एक बैठक बुलाई है, और खास बात यह है कि ममता के इस न्योते को लगभग सभी विपक्षी दलों ने स्वीकार भी कर लिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भी ममता की इस पहल को अपना समर्थन दे दिया है। तेलंगाना के सीएम केसीआर और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को भी साधने की कोशिश तेज हो चुकी है, और दोनों ही नेताओं की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, और इस रिस्पांस ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि बीजेपी को भरोसा था कि टीआरएस और वाईएसआरसीपी का समर्थन उसे मिलेगा। लेकिन अब साफ हो गया है कि ये दोनों दल भी विपक्ष के मोर्चे में जाने को तैयार हैं। इसके बाद अब मोदी सरकार को अपने उम्मीदवार की हार दिख रही है, और मोदी सरकार और बीजेपी दोनों ही अब विपक्षी दलों को मनाने की कोशिश में लग गई हैं, और इसके लिए विपक्षी दलों से बात करना भी जरूरी है, जिसके लिए आगे बढ़ाया गया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को। दोनों नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो विपक्षी दलों से बातचीत कर राष्ट्रपति चुनाव के लिए सर्वसम्मति तैयार करें। ऐसा करके बीजेपी चुनाव से बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। वहीं सर्वसम्मति के नाम पर बीजेपी विपक्षी एकता में फूट डालने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि वो एकजुट रहेंगे। 15 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक के सहारे सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव ही नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी रणनीति तैयार हो सकती है। अब जरा आंकड़ों से भी समझ लेते हैं कि बीजेपी कहां फंसी हुई है। तो आपको बता दें कि सत्तारूढ़ भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के पास कुल 10,79,000 वोटों के आधे से थोड़ा कम यानी 5,26,420 वोट हैं। ऐसे में वो वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल को अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक एनडीए को इसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई है। वाईएसआर का झुकाव विपक्ष की तरफ नजर आ रहा है, जबकि 2017 में वाईएसआर कांग्रेस ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को अपना सपोर्ट दिया था।
इस बार एनडीए को करीब 13,000 वोट कम पड़ रहे हैं। अब इन्हीं वोटों को पूरा करने के लिए बीजेपी जोड़ तोड़ लगा रही है, जिसमें वो विफल होती दिख रही है और विपक्षी एकजुटता बाजी मारती दिख रही है। अब आपको बताते हैं कि इन चुनावों की प्रक्रिया क्या होती है। तो आपको बता दें कि भारत का नागरिक ही राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होना जरूरी है। लोकसभा सदस्य होने की पात्रता और किसी भी लाभ के पद पर ना होने के साथ साथ उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक सांसद या फिर विधायक होने चाहिए। चुनाव में कौन कौन नहीं दे सकता वोट? अब बड़ा सवाल ये भी है कि चुनाव में कौन कौन वोट नहीं दे सकता। तो आपको बता दें कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता इसमें वोट नहीं कर सकती है। चुनावी प्रक्रिया में राज्यसभा और विधान परिषद में नामित सदस्य और विधान पार्षद भी शामिल नहीं हो सकते। केवल निर्वाचित राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और विधायक ही वोट दे सकते हैं। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में एकल हस्तांतरणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के जरिए मतदान होता है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का एक सदस्य एक ही वोट कर सकता है। अगर 2 से ज्यादा उम्मीदवार हो तो वो वरीयता के हिसाब से 1, 2, 3 नंबर निर्धारित कर सकता है। तो मौजूदा समय में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों का वेटेज 10,98,903 है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के वोटों का मूल्य 6,264 है, जो फिलहाल निलंबित है। इसे घटाने के बाद राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कम से कम 5,46,320 वोट मूल्य की जरूरत होगी और एनडीए के पास मात्र 5,26,420 वोट हैं। अब अगर सर्वसम्मति हो जाती है तभी बीजेपी को कुछ फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन विपक्ष ने ठान लिया है कि वो ये बाजी अपने हाथ से जाने नहीं देगा। और अगर पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो जाता है तो इससे 2024 लोकसभा का रास्ता भी खुल जाएगा और आम चुनावों में विपक्षी ताकत के जरिए देश भर में बीजेपी विरोधी माहौल बनाना आसान होगा। और यही कारण है कि बीजेपी बेहद डरी हुई है और सेंधमारी की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को मात देता है तो लोकसभा चुनाव में विपक्ष का एकजुट होना लगभग तय हो जाएगा और 2024 में एनडीए को मात मिल सकती है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।